नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन में जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में और उदाहरण उनके बारे में पढ़ा था और लास्ट में 2 सेंटेंस रह गए थे जो मैंने कहा था कि आपको करने हैं, तो आपने करे हैं। तो मिला लीजिए कि किस प्रकार से ये बनेंगे। तो टोल्ड तक लिखा हुआ था, वाक्य सिंपल है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो यहाँ सेड टू किस में चेंज हो गया था, टोल्ड में। उसके बाद मी है तो मी यहीं लिख देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। तो वाक्य कैसा है, सिंपल है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, देट। उसके बाद आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार यानी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। तो लड़की ने कहा है तो उसकी सहेली है, लड़का है तो उसका फ्रेंड है, तो यानी ही और सी कुछ भी कर दो, सी या ही कुछ मान लो। तो फिर हम भी यहाँ पर भी कुछ भी मान सकते हैं, सी और ही। तो अगर मैं कहूँ कि ही मानेंगे तो सब्जेक्टिव केस है, तो ही सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सी माना है उसने, यहाँ सी लिख दिया। तो ये दोनों तरफ ही और सी है, तो ये ही और सी किसके लिए आया है, फ्रेंड के लिए। तो माई फ्रेंड। हेज है वो चेंज होता है हेड में। बॉट ए न्यू बुक फॉर यू, ये तो सब सेम रहेंगे। यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। तो यू सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। तो आई का ही केस है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस है। हमें केस कौन सा करना है, ऑब्जेक्टिव ही। तो यानी यहां पर मी का मी ही आ जाएगा, और मी किसके लिए, मेरे लिए, स्वयं के लिए। तो इस प्रकार से ये वाक्य चेंज होगा। दूसरा सेंटेंस था, आई सेड टू हिम आई हैव ए मैसेज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मैसेज है। तो सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। हिम यहीं पर हिम ही रहेगा, क्योंकि चेंज अंदर होते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, सिंपल सेंटेंस है तो देट लगा देंगे, ठीक है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो बाहर देखा तो सब्जेक्ट में भी क्या है, आई, और यहां पर भी क्या है, आई। तो आई में ही चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर जो सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट में आई ही लिखा हुआ है, यहां पर भी आई है, तो आई का आई रहेगा। हेज है किस में चेंज होता है, हेड में। ए मैसेज फॉर यू प्रोनाउन है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव केस से तो जो सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में कौन है, हिम, किसका केस है, ही का। और यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही है ना, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यू का क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर हिम। तो ये दोनों आपके सही होंगे। तो प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया है। आज हम पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। हमें पास्ट टेंस में ही ध्यान रखना है, क्योंकि पास्ट टेंस में 2 ही टेंस चेंज होते हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूज। तो पास्ट सिंपल ही ऐसा टेंस है जिसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें इसका क्या करना है। बाकी पास्ट कंटिन्यूज अगर पास्ट सिंपल समझ में आया तो आराम से हो जाएगा। हेल्पिंग और अब याद करने की क्या करना है, क्योंकि अभी तक हमने इज आर एम को वाज और में चेंज किया, आईएनजी आया हो तो आईएनजी लगाया, नहीं आया था नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल में ध्यान रखना है। वो काम करने से पहले हम जो टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं वो लिख देते हैं कि इस प्रकार इन्वर्टेड कोमा में अगर दिस लिखा हुआ है तो उसको देट में लिखेंगे, नाउ लिखा हुआ तो देन में चेंज करेंगे। ये 9th में पढ़ा हुआ है, हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ये चेंज होंगे और कुछ नहीं है। तो मैं पहले टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन जो होते हैं वो मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लेना, फिर हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। तो ये कुछ टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन लिखाए हुए हैं कि कौन किस प्रकार चेंज होगा। देखो ये याद रह जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि नरेशन होते हैं वो पास्ट में होते हैं, तो उस प्रकार से याद रख सकते हैं कि
प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब क्या थी? नाउ। अब अगर पास्ट कंटिन्यूस की आपको एडवर्ब पूछी जाए तो आप उसमें एडवर्ब जो थी वो आपने की थी देन। तो नाउ किस में चेंज हुआ? देन में, क्योंकि जो इनडायरेक्ट नरेशन है वो हमेशा पास्ट में ही होता है, इसलिए नाउ किस में चेंज हो गया? देन में। तो देन कौन से टेंस में? पास्ट कंटिन्यूस में आता है। तो आपको पता है कि अगर इज आर एम इधर आता है तो उसका हम वाज वर करते हैं, तो नाउ आता है तो उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट में करना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो उसमें वाज और वर्ग है तो उसके साथ देन लगाएंगे, नाउ नहीं लगाएंगे। अगर हमें टेंस समझ में आए हुए तो इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने वाली बात है। जिस प्रकार दिस मॉर्निंग लिखा हुआ था तो दिस मॉर्निंग आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाते हैं, तो इज आर एम प्लस आईएनजी लगाते थे। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो गया? दिस का आपने क्या कर दिया था? डेट। तो डेट मॉर्निंग आता है तो पास्ट कंटिन्यूस, यहां इज आर एम इसके साथ आएगा तो यहाँ वाजवर होगा, तो वाजवर है तो दिस कैसे लगाएंगे? डेट ही लगाएंगे। उसके बाद उसी प्रकार से इन दीज डेज, दीज लिखा हुआ था तो दोज कर दिया था, तो यहां दोज हो गया। हियर को किस में चेंज कर दिया? देयर में। एगो यहां पर ध्यान रखना है, ये बिफोर में हो जाएगा। एगो किस में होगा? बिफोर में। टुडे, टू नाइट, तो टुडे को हमने किस में चेंज किया था? डेट डे में। और अगर यहां टू नाइट लिखा हुआ है तो टू नाइट है तो क्या हो जाएगा? डेट नाइट। ठीक है, तो डेट नाइट में हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात होगी नरेशन में। टुमारो का क्या होगा? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे होगा, किसमें होगा टुमारो? द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे आता है तो द फॉलोइंग डे। उसके बाद में लास्ट प्लस टाइम आया हुआ, पास्ट सिंपल आता है तो नरेशन में द प्रीवियस प्लस टाइम, द लास्ट वीक लिखा है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। लास्ट मंथ लिखा हुआ है तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। लास्ट ईयर लिखा हुआ है तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ये हमें चेंजेस ध्यान में रखने, और यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे में। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन है जो लगभग सबको याद होते हैं। कब चेंज करना है? एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं, उनसे हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें चेंज होगा। तो एक बार पुनः देख लो, नाउ किस में होगा? देन में। देन की क्या मीनिंग है? THEN। क्या मीनिंग है? ई का ध्यान रखना, यहां पर गलती से हम ए भी लगा देते हैं। दिस का क्या होगा? डेट। दीज का दोज। हियर का देर। एगो का बिफोर। टुडे या टू नाइट, तो टुडे आया हुआ तो डेट डे, टू नाइट आया हुआ तो डेट नाइट। टुमारो का क्या करेंगे? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। उसके बाद में लास्ट प्लस टाइम है तो द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। और उसके बाद में था यस्टरडे, तो यस्टरडे किस में हो जाएगा? द प्रीवियस डे में। ये हमें नरेशन के अंदर लिखे हुए आएंगे, हमें उनको चेंज करना है। हम एक दो उदाहरण करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज होंगे ये। एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी दे आर रीडिंग ए बुक नाउ। देखो ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, इज आर एम आता है तो नाउ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भरा जाता है। हमने टेंस में पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूस में वाजवर हो तो देन हो जाता है। तो कैसे चेंज होगा? सबसे पहला चेंज इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो वाक्य कैसा है? दे आर, फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। पहला चेंज कर दिया। फिर बात बताई गई है तो सेड टू लिखा हुआ तो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। ये दूसरा चेंज हो गया। तीसरा है प्रोनाउन, तो दे है। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन SON, N का मतलब नो चेंज, यानी दे का दे ही रहेगा।
ठीक है। इज आर एम किस में चेंज होता है? वाज और वर में। तो दे है यहाँ सब्जेक्ट, तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर। रीडिंग ए बुक, नाउ किस में चेंज होता है? द वर आया तो देन आएगा। इतना ही चेंजेज है, यानी नाउ को किस में चेंज करना है? हमें देन में चेंज करना है। और सेंटेंस देखो, दे सेड टू अस, वी आर गोइंग टू आगरा टुनाइट, आज रात को हम कहाँ जा रहे हैं? आगरा जा रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। बात बताई गई है तो क्या करेंगे? टोल्ड। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है? दे। कंफ्यूजन यही होती है कि सर आपने कहा था दे तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अरे चेंज कहाँ होगा? अंदर जो है वो होंगे चेंज। तो ये वी तो होगा ना चेंज। वी किसके अनुसार होगा? वी की जगह क्या हो जाएगा? दे। तो वी का क्या होगा? दे। और आर का क्या हो जाएगा? वर। गोइंग टू आगरा टू नाइट का क्या हो जाएगा? देट नाइट। यानी यही टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित रिलेटेड जो चेंजेज है वो होते हैं। आपको याद हो गए होंगे, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे अब टेंस पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल। तो देखो पास्ट सिंपल में ही हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि वाजवर इज आर एम आता है तो वाजवर में चेंज कर देते हैं। अगर हेज हेव आता है तो हेड में चेंज कर देते हैं। लेकिन हम वर्ब नहीं देखते हैं कि हेज हेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर पजेशन अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है तो थर्ड फॉर्म आती नहीं है तो नहीं लिखेंगे, आई हुई नहीं है। अभी एक पढ़ा था, आई हैव ए मैसेज फॉर यू, तो हैव के बाद ए मैसेज, वो तो नाउन था। तो हैव को किस में चेंज कर दिया था? हेड में। यानी हमने मेन वर्ब पर अभी तक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पास्ट सिंपल में हमें मेन वर्ब के ऊपर पूरा ध्यान देना है कि जो मेन वर्ब है वो भी पास्ट परफेक्ट में जाएगी। किस प्रकार से? हमें इतना ही ध्यान रखना है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास्ट सिंपल टेंस है, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, तो जब उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। मैंने पास्ट परफेक्ट बोला है तो पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि अकेला हेड नहीं आएगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। यहीं पर हमें ध्यान रखना है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। थर्ड फॉर्म बोल रहा हूं। अभी तक मैंने ये बताया था कि हेज हेव आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? हेड में। ठीक है ना? अगर थर्ड फॉर्म साथ में है तो यहां पर भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अगर नहीं है तो कहां से लगाएंगे। लेकिन यहां पर पास्ट सिंपल में क्या बात बोली गई है कि पास्ट सिंपल का अगर सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है और बाहर कंडीशन पूरी हो रही है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं है, तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तो ये रटने की बात नहीं है, ये केवल और केवल समझने की बात है। समझने की बात इसलिए है क्योंकि पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। लेकिन पास्ट सिंपल चेंज किस में हो रहा है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंपल सेंटेंस हो और चाहे नेगेटिव हो, सब में आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड। और जब हेड आता है तो हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं आती है ना। तो ये रटने की बात नहीं, हमें इतना पता रहना चाहिए कि पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। किस प्रकार से? ही सेड टू हर, दे wrote a letter to
द हेडमास्टर, टू हिज फादर लिख देते हैं। ये सेंटेंस है, ठीक है। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। दे रोट ए लेटर टू हिज फादर। इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। ये चेंज करेंगे क्या पास्ट परफेक्ट में? ये तो चेंज कहां होंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर होंगे। तो यहां पर सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है दे रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है ए लेटर टू हिज फादर। यानी ये हमारा टेंस कौन सा है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास्ट सिंपल, बाहर कंडीशन पूरी हो रही है, पास्ट टेंस है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? डेट। बात बताई गई है तो सेड टू को किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में। उसके बाद दे प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज, यानी दे का दे ही लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? चेंजेस कहां होंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दे के तुरंत यहां हेल्पिंग वर्ब हेड। अब हेड आ गया तो सेकंड फॉर्म आएगी क्या? समझने वाली बात तो यह है कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म राइट वर्ब है, तो राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन ए लेटर टू हिज, थर्ड पर्सन है नो चेंज, तो हिज फादर इतना ही रहेगा। ये बात समझ में आई होगी आपको कि किस प्रकार से ये वाक्य बना है। तो हम कुछ और उदाहरण करते हैं पास्ट सिंपल के। अगला सेंटेंस लिखते हैं, राम सेड टू मी मोहन डिड नॉट कुक फूड फॉर मी। ये हमारे सामने एक सेंटेंस है, हमें इसको चेंज करना है। तो चेंज इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेंस कौन सा? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो बाहर पास्ट टेंस है तो चेंज होगा, टेंस में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। मोहन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, यानी सिंपल सेंटेंस है तो डेट लगाएंगे। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस होता है तो डेट लगाया जाता है। उसके बाद बात बताई गई है, टोल्ड, बाकी सेम लिख देंगे, यहां राम लिख देंगे, यहां मी लिख देंगे। फिर मोहन किसी का नाम है तो नाम वगैरह थोड़ा चेंज अंदर होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मुझे बार बार तभी ये बात बता रहा हूं कि हम ये सोचते हैं कि मोहन के लिए ही लगा दें। अरे अगर यहां पर कुछ और होता, आई होता और बाहर मोहन होता तब हम ही लगाते। यहां पर तो मोहन किसी का नाम है। ये चेंजेस अंदर होते हैं, पहले अंदर देखेंगे तो सही ना। सपोज यहां पर अगर आई है, कुछ को समझ में आया हुआ, कुछ यहीं पर कंफ्यूजन में आते हैं। यहां अगर आई होता तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है? राम। तो राम के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। यहां तो राम नाम नहीं लिखा था ना, यहां मोहन लिखा हुआ, डायरेक्ट ही। यानी कहने का मतलब ये थर्ड पर्सन में रख दें, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मोहन के लिए हम ही नहीं लगाएंगे। अगर यहां आई होता तो ही लगा देते, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होता है। यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है प्रोनाउन से रिलेटेड। तो यहां मोहन है, किसी का नाम है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो मोहन का मोहन लिख देंगे। डिड किस में चेंज होगा? हेड में। नोट का नोट रहेगा, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है डिड के साथ में, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुकड फूड फॉर। उसके बाद मी। बताओ किसका केस है? आई का। आई माई मी, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो सब्जेक्ट में कौन है? राम। तो राम के लिए हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। तो ही है,
यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, हिज, हिम, तो यहां क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये चेंजेस बार बार बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही होती है। तो एक सेंटेंस और करते हैं, इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बना दें। राम वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा ये बताओ। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा कि अगर मैं हेल्पिंग वर्ब यहां ले आऊं और मोहन को यहां ले जाऊं, इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव बनाते हैं इसका। इंटरोगेटिव होगा तो डिड पहले, मोहन, नोट लगाना तो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है तो इसका मतलब है कि लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। वाक्य की शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ। बात समझ में आ गई। प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछने को आस्क कहते हैं। तो सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। राम आस्क्ड मी इफ, फिर हमें क्या हटाना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है। हटाने का तरीका क्या है, वापिस सब्जेक्ट को यहां ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को यहां ले आओ। तो मोहन प्रॉपर नाउन है, कोई चेंज नहीं होगा, तो पहले मोहन लिखेंगे। डिड किस में चेंज हो गया, हेड में। नोट, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। फूड फॉर मी, मी फर्स्ट पर्सन है, राम के अनुसार चेंज होगा तो हिज, ही, हिज, हिम। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये पास्ट सिंपल टेंस था। और वाक्य करते हैं WH सेंटेंस वाले, 2-3 प्रश्न जो सेंटेंस एग्जाम्पल है वो और करते हैं। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ में ही इसको हल करते जाओ। ही सेड टू मी who wrote this book। दिस नहीं, who wrote रामायण लिख दो। ठीक है, who wrote रामायण, he said to me। तो सबसे पहले यहां पर हमें प्रॉब्लम होती है नरेशन वाली और पैसिव वॉइस वाली। हम क्या कर देते हैं, बाय वूम कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये नरेशन है, पैसिव वॉइस नहीं है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए WH वर्ड है तो वो का वो लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रश्न पूछा गया है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। इतनी बात समझ में आ गई। अब हु के तुरंत बाद में यहां पर सेंटेंस को सिंपल बनाना है, लेकिन यहां पर तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं। अब है नहीं तो हम कहां से लेकर आए, नहीं है ना। यहां पर देखो हु, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, तो हम कहां से लेकर आए, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो रोट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो का वो रह गया। फिर रोट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट था नहीं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। और रोट है थर्ड सेकंड फॉर्म, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न और रामायण।
साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। सब्जेक्ट जब है ही नहीं तो हम कहाँ से लेकर आए, बात समझ में आ गई होगी। क्लोज में और समझ में आ जाएगी किस प्रकार से बनते हैं वाक्य। आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड रिटन रामायण, बात समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस और करते हैं। ही सेड टू मी वेयर डिड यू स्टे यस्टरडे। वेयर डिड यू स्टे यस्टरडे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है। चेंजेज पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में नहीं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म करनी है हेड के साथ में। पास्ट टेंस है, पर्सन पूछा गया है। सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो WH वर्ड है, तो WH वर्ड खुद वो ही लगा देंगे, वेयर। समझ में आ गई होगी बात। पर्सन पूछा गया है, आस्क्ड। उसके बाद में डिड यहां पर रखेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस रह जाएगा। इसका मतलब यू यहां कर दो, हेल्पिंग वर्ब यहां लगा दो। यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। तो यू कौन सा केस है, स्टे यानी ठहरना, रुकना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहां पहले वर्ब, मेन वर्ब से पहले है सब्जेक्टिव केस, तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। बात समझ में आ गई होगी। डिड किस में चेंज होगा, हेड में, और हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, स्टेड। इतना ही चेंज होगा या यस्टरडे भी चेंज होगा, यस्टरडे भी चेंज होगा। किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे। यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमने ये चेंजेज किए हैं। तो पास्ट सिंपल के कुछ एग्जाम्पल थे, 10 एग्जाम्पल आप घर पर कर लेना, क्योंकि कल वैसे भी छुट्टी है आपकी, और जितना रिवीजन है वो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।